हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर के कुछ प्रश्नोत्तर जो कि व्याख्यात्मक होंगे, जिसमें हमने करंट अफेयर के 2 पार्ट पहले भी अपलोड कर चुके हैं। करंट अफेयर पार्ट 1, करंट अफेयर पार्ट 2। आज यह करंट अफेयर का पार्ट 3 है, जिसमें हाल ही मंथ में जो चर्चाएं में रही कुछ न्यूज़ के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। आइए प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। हाल ही चर्चा में रही चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एशियाई खेल के 1962 ईस्वी में फुटबॉल टीम से संबंधित थे, जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। यानी चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? यदि ये प्रश्न आता है तो फुटबॉल। लेकिन इनका संबंध एक और खेल से है, जो राज्य स्तरीय खेल इन्होंने खेला है। दूसरा खेल है क्रिकेट। यानी चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, जिनके जो 2 खेलों से संबंधित थे, एक फुटबॉल और एक क्रिकेट, जिन्होंने एशियाई खेल 1962 ईस्वी में स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता था। आइए दूसरे प्रश्न में ध्यान देते हैं। किसान रथ ऐप, भारत सरकार द्वारा किसान रथ ऐप जो है लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा इस ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप को 24 अप्रैल को शुभारंभ किया गया। यानी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, क्योंकि इसी दिन राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायत का गठन किया गया था। यानी 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, और पंचायती दिवस के दिन किसान रथ ऐप का लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप की खासियत क्या है? हाल ही में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे किसान को अपने फसल को मंडी या बाज़ार में ले जाने के लिए वाहन नहीं मुहैया हो पा रहे। इसलिए वह किसान रथ ऐप के ज़रिए वह परिवहन, यानी अपने जो सब्जियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको बेचने के लिए परिवहन की जो ज़रूरत है, उसकी यह ऐप पूर्ति करेगा। यह किसान रथ ऐप, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन लॉन्च किया गया है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। किसान सेतु का संबंध किससे है? तो भारत और बगल में ही मालदीव, जिसकी राजधानी की बात करें तो माले, इन दोनों द्वीपों के बीच में 900 किलोमीटर की दूरी है। और भारत के कुछ मजदूर इस मालदीव यानी माले में फंसे हुए हैं। लगभग 1000 मजदूर इस मालदीव में फंसे हुए हैं, और लॉकडाउन के चलते यह अपने वतन वापसी संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत 2 जहाज जलाश्वा और मगर 2 जहाज भारत से मालदीव जाएंगे, और जो फंसे मजदूर हैं उन्हें वतन की वापसी कराएंगे। यह समुद्र सेतु, अगर हमसे पूछा जाए समुद्र सेतु किससे संबंधित है, तो भारत के नौसेना द्वारा मालदीव में फंसे भारतीय प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम समुद्र सेतु है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार 2020
देखिए, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार, जिसे हाल ही में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक व्यक्ति हैं पवन सुखदेव और दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। ये जो पवन सुखदेव हैं ये भारत की तरफ से हैं और यूएसए में जो पर्यावरण सद्भावना के दूत इन्हें बनाया गया है, यानी पवन सुखदेव, जिन्हें वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार, जिसे हम पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, उन्हें यह दिया गया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है? ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसके तहत जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय लोग हैं उन्हें एरोप्लेन के जरिए भारत लाया जाएगा। यह मिशन 7 से 13 मई तक चलाया जाएगा, जो कि भारत सरकार है। इस मिशन में 64 उड़ानें की जाएंगी और जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाया जाएगा, यानी वंदे भारत मिशन। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना जो है वो आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो हाल ही में महामारी का रूप ली है कोरोना से कैसे बचा जाए और हम अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को किस तरीके से मजबूत किया जाए। यह योजना आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, जिसका नाम जीवन अमृत योजना है। यानी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, उन उपायों को आयुष मंत्रालय जीवन अमृत योजना के तहत बता रहा है। यह संबंध जीवन अमृत योजना का संबंध है नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली से। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। आइए दूसरे क्वेश्चन में रहा त्रिशूलपुरम उत्सव। यह एक धार्मिक उत्सव है जो कि बड़े पैमाने पर मनाया जाता है केरल में, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखकर इस उत्सव को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया, यानी जो है नहीं मनाया जाएगा इस वर्ष। यानी त्रिशूलपुरम जो धार्मिक उत्सव है उसका संबंध केरल से है, जिसे कोविड-19 के कारण अब इसे नहीं मनाया जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पे ही चर्चा में रहा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। यह चीन देश ने छोड़ा है। इस रॉकेट का मकसद क्या है? जैसे किसी भी रॉकेट में ये वाला भाग जो होता है इसे पेलोड कहते हैं और चीन भी अंतरिक्ष में मानव भेजने के क्रम में यह तत्पर है, इसलिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट भेजा है। इसके पेलोड में पहले प्रोटोटाइप्स को भेजा गया है, जिसके बाद वहाँ पर भी मानव भेजा जाएगा। इस मिशन की बात करें तो भारत में भी एक मिशन चलाया जा रहा है अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए। उस मिशन का नाम है गगनयान मिशन, जिसमें भारत भी 2022 में मानव भेजेगा। 2022 में मानव भेजेगा गगनयान मिशन के तहत, जिसमें चीन भी भेजने वाला है अंतरिक्ष में, जिसने पहले प्रोटोटाइप को पेलोड में रखकर लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। हाल ही चर्चा में रही ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी का संबंध है भारत में निर्मित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया की दवा है, जिसका फार्मूला है C18H26Cl N3। इस दवा को भारत विभिन्न देशों को भेज रहा है, जो कि मलेरिया की दवा है। इसके क्रम में अमेरिका को भी भेजा गया है, मालदीव को भी भेजा गया।
यानी 84 देशों को भारत ने इस दवा का एक्सपोर्ट किया है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संजीवनी। आइए दूसरे प्रश्न में ध्यान देते हैं। हाल ही में दो चीज़ें चर्चा में रही, चाक हाउ और केसर। चाक हाउ एक चावल की प्रजाति है जो कि मणिपुर राज्य में प्रसिद्ध है, और केसर सर्वाधिक ऊंचाई पर कश्मीर में पाई जाती है और यह प्रसिद्ध है कश्मीर में। तो ये दोनों चर्चा में इसलिए रही क्योंकि दोनों चीज़ों को हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI टैग पाने वाले चाक हाउ जो कि चावल की किस्म है, यह मणिपुर राज्य से संबंधित है, और केसर जो सर्वाधिक ऊंचाई पर उगती है कश्मीर में, इसलिए वह प्रसिद्ध है, उसे भी GI टैग दिया गया है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। हाल ही चर्चा में रहे इरफान खान, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। यह एक अभिनेता थे जिनका जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि एक धारावाहिक चंद्रकांता के कारण हुई, जिनकी बहुत सारी फिल्में निकली। इनकी अंतिम फिल्म का नाम अंग्रेजी मीडियम था। यह एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, एक प्रकार का कैंसर से पीड़ित थे, जिनकी इस बीमारी के कारण की मृत्यु हो गई, जिन्हें 2011 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है और ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान इंग्लैंड और तीसरा स्थान भारत को दिया गया है। यह टेस्ट रैंकिंग 2020 की जारी की गई है। इसमें भारत जो प्रथम स्थान पे था वह ICC टेस्ट रैंकिंग में तृतीय स्थान पर काबिज हुआ है और प्रथम स्थान पर इंग्लैंड को मिला है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित केंद्र सरकार ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें यदि स्वास्थ्य कर्मी, जिन्हें कोरोना योद्धा भी कहा गया है, यदि इन पर हमले होते हैं तो व्यक्ति को 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और जुर्माना के रूप में 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी प्रावधान किया गया है। यानी स्वास्थ्य कर्मियों पर यदि कोई भी उन्हें चोट पहुंचाता है तो उन्हें 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सज़ा और 3 से 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ये स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित है। आइए दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही चर्चा में रही नॉर्टन कंपनी, यह एक 2 पहिया कंपनी है जो यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी को भारत की TVS कंपनी ने 153 करोड़ में खरीदा है, जिसके कारण वर्तमान में भारत की सर्वोच्च कंपनी यानी सबसे बड़ी कंपनी TVS बन गई है, जिसने यूनाइटेड किंगडम की 2 पहिया कंपनी नॉर्टन कंपनी को खरीद लिया है। आइए दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही में विभिन्न देशों के सैन्य खर्चों की सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला अमेरिका, द्वितीय स्थान पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चीन तथा तृतीय स्थान पर सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला भारत। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश, तीसरा देश भारत बना है। आइए दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इस सूचकांक को विद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि
पेरिस की गैर लाभकारी संस्था है, इसने जारी किया है, जिसमें 180 देशों की सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे तथा भारत 2 स्थान खिसक कर 142वें स्थान पर भारत इस सूची में आया है। वही अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया को यह स्थान मिला है। आइए दूसरे क्वेश्चन बने। हाल ही चर्चा में रही LG पॉलीमर्स इंडिया कंपनी, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है, इस कंपनी से स्टायरीन नामक गैस का रिसाव हुआ। ये जो गैस है, इसका बहुलकीकरण करके कॉस्मेटिक वस्तु रखने वाली सामान जो प्लास्टिक है और गत्ते और भी थर्माकोल के आइटम्स बनाए जाते थे। यह एक जहरीली गैस है, जिसके द्वारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र प्रभावी होता है। इससे पहले भी भारत में एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह गैस त्रासदी भोपाल में हुई थी। यूरेनियम कार्बाइड कंपनी द्वारा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, लेकिन LG पॉलीमर्स इंडिया कंपनी द्वारा जो है स्टायरीन नामक गैस का रिसाव हुआ है, और यह गैस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावी करती है, और यह एक प्रकार की जहरीली गैस है। इस गैस के बहुलकीकरण करके हम कॉस्मेटिक रखने वाली वस्तुओं के प्लास्टिक, थर्माकोल्स, गत्ते आदि का निर्माण किया जाता है। यह हाल ही चर्चा में रही। आइए दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही चर्चा में रही विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक। यह बैठक चीन में 29 जून से 9 जुलाई के बीच संपन्न होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बैठक को रद्द कर दिया गया। यानी विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक, जो कि चीन में होने वाली थी, यह रद्द हो गई। यदि हम इसकी 43वीं बैठक की बात करें, तो इसकी 43वीं बैठक बाकू में हुई थी। बाकू यानी अज़रबैजान की राजधानी बाकू में 43वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी। आइए दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हाल ही में 2 दिवस चर्चा में रहे सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी इस वर्ष थीम थी साझा संस्कृति, साझा जिम्मेदारी, साझा विरासत। साझा संस्कृति, साझा जिम्मेदारी, साझा विरासत, यह इसकी थीम थी। इस प्रकार आपके कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न खत्म हुए। आशा है आपको यह सीरीज जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।